हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रैंक आईएएस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें विजन आईएएस की जो पॉलिटी की 365 की मैगजीन है, पॉलिटी की, वो आपके सामने दिख रही होगी। ये उसका कवर पेज है जो विजन आईएएस के द्वारा लॉन्च की जाती है एवरी ईयर प्रीलिम्स एग्जाम से पहले। जो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड कंटेंट कंटेंट होता है वो इसमें आपको देखने को मिलता है। तो ये मैगजीन मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन में 2 मिनट के लिए आप ध्यान से समझ लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इसमें जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं, एक-एक आर्टिकल को मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद एक कंप्लीट वीडियो आपको एक्सप्लेन करके दे दूँगा, ठीक है? तो प्लीज़ मेरे साथ मैगज़ीन को कंप्लीट करना है अच्छे से, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली टू डेली नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है? और ये जो मैगज़ीन है, आपको क्या-क्या कंटेंट दे रही है यहाँ पर, ठीक है? आपको ये देखिए सामने दिया गया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, ठीक है? और देखिए इसमें जो कंटेंट है, वो दिए गए हैं, क्या-क्या कंटेंट है यहाँ पर, ठीक है? हम सबसे पहले इश्यूज़ रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, उस पे हम ध्यान देंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है, वो टॉपिक है इश्यूज़ रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एक उसमें जो पहला टॉपिक है, वो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अभी 50 साल पूरे हो गए हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकल के कहाँ से आता है, जो केशवानंद भारती केस 1973 जो होता है, उसका जजमेंट जो आता है 1973 में, केशवानंद भारती जजमेंट 1973, उससे निकल के आता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। उसके 50 साल पूरे हो चुके हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में है, ठीक है? अब अगर बात करें ये निकल के कैसे आता है, ठीक? इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ? इवोल्यूशन यहाँ पे देखिए साइड में दिया गया है। पहले हम एवोल्यूशन ही पढ़ लेते हैं। एवोल्यूशन की बात करें तो 3 केस यहाँ पर देखिए, एक है गोपालन केस 1950, 1951 में शंकरी प्रसाद केस है। आई थिंक इन दोनों केसेस को याद रखना मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है यहाँ पर 1965 का जो सज्जन सिंह केस है, यहाँ तक याद रखिए बस, ठीक? यहीं से स्टार्ट रखिए कि यहाँ पर क्या था कि पार्लियामेंट कहता था कि मतलब सुप्रीम को मतलब पार्लियामेंट जो है कि यहाँ पर किसी भी पार्ट को अमेंड करने की पावर रखता था इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स को भी वो कर सकता था अमेंड, ठीक है? लेकिन 1961 में केस आता है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस ने ये कहा, इस केस में ये इस जजमेंट में ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास जो अमेंडिंग करने की पावर है आर्टिकल 368 में, वो पार्लियामेंट के पास नहीं है, वो पार्लियामेंट को नहीं है, ठीक है ना? आर्टिकल 368 के अंदर जो आर्टिकल 368 डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट। आर्टिकल 368 के अंदर जो पावर है अमेंड करने की, वो पार्लियामेंट को नहीं है। मतलब ये है कि कहना चाहता है कि फंडामेंटल राइट्स को वो अमेंड नहीं कर सकता है पार्लियामेंट। फिर इसके बाद 1971 में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। इसमें कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स जो सिटीज़न्स को हैं, दिए गए हैं, वो लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं है। मतलब ये है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक? और इसमें 2 अमेंडमेंट आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24th एंड 25th। 24th में ये कहा जाता है कि इसका जो अंडर आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नॉट लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक लॉ नहीं है अंडर आर्टिकल 13 के अंतर्गत, ठीक है? इसलिए पार्लियामेंट कैन अमेंड इट, ठीक है? अच्छा, 25th में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं यहाँ पर दिया गया है कि ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना, उसको कर्टेल्ड कर देता है। कर्टेल्ड कर लेना मतलब उसकी पावर में कमी कर देना एक तरीके से। किससे कम होता है? ड्यू कंपनसेशन, कंपनसेशन देकर राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल्ड कर दिया गया। सेक्शन 3 में कहा गया कि ये डीपीएसपी को ओवर एफ एफआर मतलब फंडामेंटल राइट्स पे अ, ओवर जो है कि डीपीएसपी को प्रेफ़रेंस दिया गया, मतलब प्राथमिकता दी गई डीपीएसपी को, ठीक है? और टूक अवे स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप था उसे भी हटा लिया गया 39 बी एंड 39 सी के लिए, ठीक है? अब बात करते हैं अबाउट द केशवानंद भारती केस। तो ये केस क्या थी?
केरला गवर्नमेंट ने एक लॉ, एक रिफॉर्म एक्ट लेके आता है केरला गवर्नमेंट, केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963, जिसमें उसने क्या किया, लैंड एक्विजिशन करना शुरू किया। ठीक है? उसके अगेंस्ट में एक पिटीशन फाइल की गई, कहा गया कि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, ये जो एक्ट लाया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। अंडर आर्टिकल 25, 26 एंड 31 जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। इस केस को एक 13 जजेस की बेंच, जो कि एक लार्जेस्ट बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने सुना, उसने निर्णय दिया, और उसके निर्णय में क्या की आउटकम्स निकल के आते हैं वो दिया गया है यहाँ पर। की आउटकम्स ये है कि ये पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस करता है। और आप होल्डिंग, अच्छा हर जगह देखिए आप होल्डिंग लिखा होता है, बिजनेस के मैगजीन में बहुत ज्यादा होल्डिंग वर्ड, अपहेल्ड वर्ड यूज किया हुआ होता है। अपहोल्ड, अपहेल्ड का मतलब क्या होता है, मतलब उस चीज को मानता है वो, किसी चीज को मान लेना, वैलिडिटी। ठीक है ना? यहाँ पे क्या कहा गया है कि 24th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसकी वैलिडिटी को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा, कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है अमेंड करने की, वो किसी भी चीज को, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन, किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया था, उसको वैलिड मानते हुए ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बट उसने एक बात और कही कि ये जो अमेंडमेंट्स होंगे, वो शुड नॉट अल्टर, वो चेंज नहीं कर सकते, डैमेज नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इसको, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इसेंशियल फीचर्स है, या फिर हम जिसे बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है ना? उसको अमेंड करते समय ध्यान देना है कि ये चीजें ना होने पाए, मतलब एसेंशियल फीचर्स को चेंज ना कर दे, वो डिस्ट्रॉय ना करे, डैमेज ना करे। ठीक है? अर्लियर इन गोलकनाथ केस 1967 में ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, वाज नॉट अनलिमिटेड। ठीक है? अनलिमिटेड नहीं है। एंड दैट जो कि फंडामेंटल राइट्स गारंटीड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसे ना तो एब्रिज कर सकता है, ना तो एब्रोगेट कर सकता है बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यहाँ पर ये कहा गया कि जो जुडिशियल रिव्यू है, वो इंटीग्रल पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। जुडिशियल रिव्यू एक इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। एंड इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 25th और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना, उसको भी वैध मानते हुए कहा, ठीक है ना, उसको भी वैध माना, ठीक है ना, उसको भी वैलिड मान लिया। ठीक है? और कुछ चीजें जो है कि नहीं माना, जैसे जो उसके जुडिशियल रिव्यू के पावर को कर्टेल करने की कोशिश कर रहे थे, कम करने की कोशिश कर रहे थे, उसको छोड़कर बाकी चीजों को वैलिड माना। ठीक है? और असर्टेड, मतलब एक तरीके से जोर देने की कोशिश किया उसने, यहाँ पर ये जोर दिया कि जो प्रियम्बल है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और ये अमेंडेबल भी है। अमेंडेबल है, इसका एक एग्जांपल भी है, आप चाहें तो देख सकते हैं, उसमें अमेंड करके कुछ 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। ठीक है? और 3 वर्ड्स कौन है, आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, और अगर आप प्रियम्बल देखेंगे ना, तो उसके नीचे लिखा हुआ है वो। ठीक है? अब बात करते हैं, देखिए कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ प्रिंसिपल्स क्या-क्या हैं। तो सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया, ये याद रख लीजिएगा, जितने भी दिख रहे हैं आई थिंक, मुझे लगता है कि इस बार यहाँ से क्वेश्चन तो पिकअप होगा ज़रूरी, एक क्वेश्चन तो ज़रूर निकल के आने वाला है। सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इंडिविजुअल्स फ्रीडम सिक्योर्ड टू द सिटीजन्स, मतलब सिटीजन्स के लिए जो इंडिविजुअल फ्रीडम सिक्योर किया गया है सिटीजन्स के लिए, वो भी एक एसेंशियल फीचर है। वेलफेयर स्टेट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म है, वो भी एक एसेंशियल फीचर है, बेसिक डॉक्ट्रिन का फीचर है। सेकुलर एंड फेडरल स्ट्रक्चर जो है, वो करेक्टर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सेपरेशन ऑफ पावर, किसके बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अभी हमने देखा। एंड इसके अलावा सबसे लास्ट में जो यहाँ पर दिया गया है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं अभी, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट है। बैलेंस एंड हार्मनी होना चाहिए
बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बीच में। बात करते हैं अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। क्या है? ये कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं, सर्टेन फीचर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा ना तो अमेंड किए जा सकते हैं और ना ही वो अब्रोगेट किया जा सकता है। ठीक है ना? अमेंड भी नहीं किया जा सकता, अब्रोगेट भी नहीं किया जा सकता बाय पार्लियामेंट। ठीक है? ये कहीं पर मेंशन नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर जो टर्म है, बेसिक स्ट्रक्चर जो टर्म है, ये कहीं पर मेंशन नहीं है एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर मेंशन नहीं है। बात करें इस डॉक्ट्रिन का सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस ये है कि ये चेक करता है पार्लियामेंट की जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, उसको चेक करता है। ठीक है ना? उसको चेक करना क्या है? बेसिक डॉक्ट्रिन का एक पार्ट है। ठीक है? इंश्योर करना, क्या इंश्योर करना? कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि देखिए लिविंग चीजें क्या होती है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं धीरे धीरे टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है ना? सेम कंडीशन वही है, यहाँ पर कहा गया है कि लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे कहा जाएगा? जब ये चेंजिंग टाइम के साथ क्या हो, रिस्पॉन्स करते रहे। इसका मतलब कि जो उसमें नए-नए जैसे अब नए-नए रूल्स आ रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि जो बदलता समय है उसके अनुसार नए कानून चाहिए ताकि चीज़ें ठीक से चल सके। ठीक है? तो ये लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए कहा गया। बट ये जो चेंज लाए जाएँगे रिस्पॉन्स करने के लिए जो लिविंग डॉक्यूमेंट बनेगा चेंजिंग के आधार पर, तो ये जो चेंजिंग लाए जाएँगे, वो फंडामेंटल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स जो है ना, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको प्रिज़र्व करते हुए ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल वैल्यू फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो ना चेंज हो जाए। ठीक है? लेट डाउन सेवरल प्रिंसिपल्स, कुछ सेवरल प्रिंसिपल्स इसके आधार बने। क्या बने? जो कि बन गए धीरे-धीरे आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बेडरॉक बन गए। ठीक है ना? कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बेडरॉक बन गए। जैसे कि रूल ऑफ लॉ की बात की जाए, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक बेडरॉक बन गए धीरे-धीरे। ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे। इंश्योर करना फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंश्योर करना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर है, वो कम करने की कोशिश तो नहीं की जा रही, उसे अंडरमाइन तो नहीं किया जा रहा है, ठीक है? एंड जो जुडिशरी का अप्रोच है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का जो जुडिशरी का अप्रोच है, उसको भी एक शेप देना, ठीक है? इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है? बात करें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वाइस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है? याद रखिएगा, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वाइस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें उसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है? अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि क्या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है। इसने हाइलाइट किया कुछ प्रिंसिपल्स को कि इंटीग्रेशन होना चाहिए। किसके बीच में? डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्या होना चाहिए? इंटीग्रेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पे, पेंशन एंड अदर सर्विस कंडीशंस। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात भी यहाँ पे सामने आ रही है। देखो ध्यान से, कहा गया है कि जो लेजिस्लेटिव विंग और एग्जीक्यूटिव विंग्स के लोग हैं, उनसे सेपरेट किया जाना चाहिए। मतलब जो लेजिस्लेटिव लिंक्स के लेजिस्लेटिव विंग्स एंड एग्जीक्यूटिव विंग्स के जो स्टाफ हैं, उनसे अलग ट्रीट किया जाना चाहिए। किसको? जो ऑफिसर्स ऑफ द जुडिशरी है। जुडिशियरीज़ के जो ऑफिसर्स हैं, वो सेपरेटली ट्रीट किए जाने चाहिए। ठीक है? यूनिफाइड जुडिशरी होगी। जो सर्विस कंडीशन है जजेस का, वो सिमिलर पोस्ट का इक्विवेलेंट होना चाहिए अक्रॉस स्टेट्स, सभी स्टेट्स के, ठीक है? मतलब सभी जो स्टेट्स हैं, सब में यहाँ का जज, वहाँ के दूसरे स्टेट का जज, उन सब की जो सिमिलर पोस्ट है, तो वो सिमिलर कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ कुछ लोअर जुडिशरी के बारे में बात की गई, हाई कोर्ट के नीचे कुछ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट्स होते हैं। जो सिविल साइड और क्रिमिनल साइड यहाँ पर देखिए दिया गया है। सबऑर्डिनेट जज कोर्ट एंड उसके नीचे मुंसिफ कोर्ट होता है, ये सिविल साइड में। और क्रिमिनल साइड में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, ये क्रिमिनल साइड में होता है। क्रिमिनल साइड में मजिस्ट्रेट को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, याद करने के लिए बोल रहा हूँ बस।
एक सिविल साइड में सबॉर्डिनेट जज कोर्ट एंड मुंसिफ कोर्ट, ठीक है? बात करें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की, तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एक हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है इन द डिस्ट्रिक्ट, और इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, नोमेनक्लेचर जो होगा सबॉर्डिनेट जुडिशरी का, मतलब ये है कि सबॉर्डिनेट जुडिशरी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका अ, ज्यूरिसडिक्शन एरिया क्या होगा, उसका नोमेनक्लेचर, उसका नाम क्या होगा, ठीक? ये लेड डाउन मतलब दिया जाता है किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा किया जाता है, ठीक? और ये डिफर करता है स्लाइटली स्टेट टू स्टेट, ठीक है ना? ब्रॉडली ये 3 टियर्स में होता है बिलो द हाई कोर्ट, अभी हमने देखा भी यहाँ पर दिया गया है। बट डिफर करता है स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू स्टेट जो है नाम वो डिफर करता है, ठीक है ना? अच्छा, इनका जो अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग और जो प्रमोशन होता है डिस्ट्रिक्ट जजेस का, वो बाय द गवर्नर किया जाता है उस स्टेट के, ठीक? बट विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट के कंसल्टेशन में, ठीक है? आई होप आर्टिकल समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।